बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों हमारा चैप्टर 12। बच्चों क्या नाम है इसका? बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बच्चों आज हम इसका भाग 1 शुरू करने वाले हैं जिसमें हम इन बीजीय व्यंजकों के परिचय पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी राशियां होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है सभी चीजों को। सबसे पहले देखो बच्चों, चर राशि क्या होती है। बीजीय व्यंजक में हमें सबसे ज्यादा काम में आएगी चर राशियां। तो वह राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे बच्चों हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें जो अल्फाबेटिक आएंगे ना, एक्स वाई एल एम ए बी सी, इस प्रकार जो भी अक्षर होंगे वो सभी क्या कहलाएंगी? चर राशियां कहलाएंगी। बच्चों चर राशि का मान क्वेश्चन में दी गई शर्तों पर निर्भर करेगा। प्रश्न में जो शर्त होगी ना उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जो भी इस प्रकार की राशियां होगी वो कौन सी कहलाएगी? चर राशियां। अचर राशि कौन सी होगी? वह राशि जिसका एक निश्चित मान होता है उसे अचर राशि कहते हैं। तो बच्चों जो संख्याएं होती है वो अचर राशियां कहलाती है। जैसे 4, 100, 1020, -17, ये सभी संख्याएं क्या है? अचर राशियां कहलाती है। जबकि जो अल्फाबेटिक नाम वाली राशियां हैं वो चर राशियां कहलाती है। चर राशि का मान निश्चित नहीं होता, चर राशि का मान बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, अचर और अचर राशियां। अब देखो, चर तथा अचर राशियां संयोजित होकर बीजीय व्यंजकों का निर्माण करती है। तो बीजीय व्यंजक क्या हो गया बच्चों? ऐसी राशि जिसमें चर और अचर राशियों का संयोजन होता है। तो बच्चों चर और अचर राशियां संयोजित होकर ही क्या बनाती है? बीजीय व्यंजक। जैसे बच्चों देखो, x + 5, जहां x तो क्या है? चर राशि है और 5 क्या है? अचर राशि है। तो x और 5 को हमने प्लस से जोड़ दिया तो ये x + 5 क्या बन गया? x + 5 एक बीजीय व्यंजक बन गया। बच्चों यहाँ देखो 10y - 20, तो 10y तो क्या है? चर राशि हो गई और -20 क्या है? अचर राशि है। तो चर और अचर राशियों का जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। यहाँ x और y क्या है? चर राशियां हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान समझ गए सभी? तो चर और अचर का संयोजन ही बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब देखो बच्चों, व्यंजकों को कैसे प्राप्त किया जाता है? व्यंजकों को प्राप्त कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले देखो, x² एक व्यंजक है। x² मतलब x की घात 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा? x गुणा x। तो x को x से गुणा करते हैं तब हमें x² प्राप्त होता है। अब बच्चों देखो, जैसे 2y², 2y² कैसे प्राप्त हुआ? 2 को गुणा किया y गुणा y से, y² यानी y गुणा y, और उसको फिर 2 से गुणा कर दिया तो 2y² आ गया। ठीक है बच्चों, ये देखो ये क्या है? 3x² - 5, 3x² - 5। तो x² यानी x गुणा x, फिर उसको 3 से गुणा किया तो 3x² आ गया और उसमें से 5 को माइनस कर दिया। इस प्रकार हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। बच्चों एक्स वाई क्या है? x गुणा y। 4xy + 7 का मान कैसे निकलेगा? पहले x को y से गुणा करेंगे, फिर उसको 4 से गुणा करेंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे। इस प्रकार हम बीजीय व्यंजकों को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, बीजीय व्यंजक के गुणनखंड हेतु पेड़ आरेख। बच्चों देखो हमारे क्वेश्चन भी आएंगे पेड़ आरेख के परीक्षा में, तो पेड़ आरेख को समझना बहुत जरूरी है। तो किसी भी बीजीय व्यंजक का हम पेड़ आरेख बना सकते हैं गुणनखंड के लिए। तो बच्चों किस प्रकार करेंगे? जैसे एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 4x² - 3xy, 4x² - 3xy। तो देखो इसको किस प्रकार करेंगे? तो इसके नीचे पहले लाइन बनाकर 2 भागों में विभक्त करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पद हैं तो इसको 2 भागों में बांट लिया। इधर वाला पद क्या है बच्चों? 4x², तो यहां लिख दिया 4x², और ये वाला है -3xy, तो इधर लिख दिया -3xy। अब 4x² कैसे प्राप्त हुआ? पहले तो देखो x² को लिखेंगे, तो एक तो x लिख दिया और एक और x लिख दिया, क्योंकि x और x की मिलकर ही तो x² बनाते हैं, और ये दोनों किससे गुणा हो रहे हैं? 4 से, तो एक पद आ गया 4। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 4x। ऐसे बच्चों -3xy के क्या होंगे? -3x और y। इस प्रकार पेड़ आरेख में हम किसी भी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो ये जो हुए ना पेड़ आरेख के, ये पद कहलाते हैं। इसमें कितने पद थे? 2 पद थे, तो ये दोनों क्या हो गए? इस पेड़ आरेख के पद। अब बच्चों जैसे 3x + 5y + 7, इसमें कितने पद हैं? 3 पद है। तो इसका पेड़ आरेख कैसे बनेगा? इसमें 3 पद बनाने पड़ेंगे। पहला पद 3x, दूसरा 5y और तीसरा 7। 3x में क्या आएगा?
3 और x, 5y में 5 और y, और 7 में 7 आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों पेड़ आरेख का निर्माण किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी पेड़ आरेख को। अब देखो बच्चों गुणांक, चर पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया, बीजीय व्यंजक भी समझ में आ गया, लेकिन गुणांक क्या होता है? तो बच्चों किसी भी बीजीय पद को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्यात्मक गुणनखंड उस पद का गुणांक कहलाता है। बच्चों अगर हम किसी बीजीय व्यंजक को सरल पदों में गुणनखंड करते हैं तो उस गुणनफल का जो अचर राशि है ना, अचर राशि, वही उसका गुणांक कहलाता है। जैसे बच्चों 5xy है, तो यहाँ चर राशि तो क्या है xy, और अचर राशि क्या है 5, तो xy का गुणांक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बच्चों देखो -7x² y² है, तो चर राशि तो क्या हो गई x² y², और अचर राशि है -7, तो x² y² का गुणांक क्या हो गया -7। इस प्रकार बच्चों जो अचर राशि होती है वही गुणांक कहलाती है। जैसे बच्चों x² y है, इसमें x² y का गुणांक क्या होगा? अब यहाँ कोई भी संख्या नहीं लिख रही है बच्चों, अगर कोई भी संख्या लिखी हुई नहीं है तो उसको हम 1 मानते हैं, तो x² y का गुणांक क्या है 1 है। अच्छा बच्चों -y है, तो इसमें y का गुणांक क्या होगा? तो y किससे गुणा होगा? माइनस है तो -1 गुणा y, तभी तो -y आया बच्चों। यहाँ -y कैसे आएगा? -1 गुणा y, तो यहाँ y का गुणांक हो जाएगा -1। इस प्रकार बच्चों हम किसी भी बीजीय व्यंजक का गुणनफल गुणनखंडों में विभक्त करके जो अचर राशि होगी उसको हम गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, गुणांक समझ में आया सभी के? अब देखो आगे उदाहरण 1, निम्नलिखित व्यंजकों में से वे पद छांटिए जो अचर नहीं है, उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए। अब बच्चों हमें ऐसे पद छांटने जो अचर नहीं है, मतलब जिनमें चर संख्या होनी चाहिए, और उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो xy + 4, तो इसमें अचर वाला पद तो क्या हो जाएगा? अचर वाला पद तो है 4, और चर वाला पद क्या है xy। ठीक है, चर वाला पद xy है। इस चर वाले पद का गुणांक, तो संख्यात्मक गुणांक, तो हम लिख देंगे xy का संख्यात्मक गुणांक कितना है बच्चों? 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो इसका गुणांक हो जाएगा 1। अब यहाँ देखो, तो यहाँ चर राशि कौन सी है? जो अचर नहीं है वो है माइनस का y², और y² का गुणांक कितना हो जाएगा? y² का गुणांक हो जाएगा बच्चों -1, क्योंकि माइनस लग रहा है, इसका y² का गुणांक हो जाएगा -1। तो संख्यात्मक गुणांक आ गया -1, और अचर राशि नहीं है, यानी चर राशि कौन सी है? -y²। ठीक है बच्चों, तीसरा देखो इसका 13 - y + 5y², तो यहाँ अचर नहीं है। अचर नहीं वाली राशियां कौन कौन सी है? पहली तो है -y, और दूसरी है 5y²। ठीक है बच्चों, दो राशियां हैं यहाँ -y और 5y²। तो इसमें देखो y का गुणांक हो जाएगा -1, क्योंकि -y है तो y का गुणांक -1, और यहाँ y² का गुणांक हो जाएगा बच्चों 5। यहाँ चर राशि y है, यहाँ y² है। ठीक है बच्चों, समझ गए? यहाँ देखो दूसरे क्वेश्चन में 4p² - 3pq² + 5, तो यहाँ अचर राशि नहीं है। ऐसी कौन कौन सी है? तो बच्चों अचर नहीं हो तो चर राशियां लेनी है, तो एक तो 4p², और बच्चों दूसरा है -3pq², ये दोनों अचर नहीं है। तो यहाँ चर राशि क्या है? p²q, तो p²q का गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों? 4, और यहाँ pq² का गुणांक क्या है? pq² का गुणांक हो जाएगा -3। ठीक है बच्चों, अब गुणांक निकालना आ गया सभी को। हम किसी भी चर राशि का गुणांक बता सकते हैं, उसके गुणनखंड करो, जो संख्यात्मक मान आता है ना वही उसका गुणांक कहलाता है। अब देखो बच्चों आगे उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में x के क्या गुणांक हैं? इन व्यंजकों में x के गुणांक लिखने, तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ व्यंजक, और यहाँ लिख दूंगा x का गुणांक। तो बच्चों सबसे पहला व्यंजक क्या है? 4x - 3y, तो बच्चों यहाँ x का गुणांक क्या है? जो x से गुणा हो रहा है, x का गुणांक है 4। दूसरा क्या है बच्चों? 8 - x + y। अब यहाँ x का गुणांक क्या है बताओ बच्चों? x किससे गुणा हो रहा है? माइनस से, तो यहाँ गुणांक हो जाएगा -1।
तो x का गुणांक आ जाएगा -1 दूसरे में। तीसरा क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ x का गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर, यहाँ x का गुणांक चर संख्या ही है वाई स्क्वायर। और लास्ट है 2z माइनस 5xz। बच्चों इसमें x का गुणांक बताओ, x किससे गुणा हो रहा है, देखो x ये रहा, x गुणा हो रहा है -5z से, तो माइनस का 5z। इस प्रकार बच्चों हम किसी भी व्यंजक में x का गुणांक या y का गुणांक या किसी भी चर राशि का गुणांक बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। इन चारों राशियों में हमने x के गुणांक को लिख दिया है, उतार लो इसको। समझ गए, समझ में आ गया बच्चों सभी को। अब देखो आगे b क्या दिया हुआ है, निम्न व्यंजकों में y के क्या गुणांक है। अब y के गुणांक निकालने हैं, तो y के गुणांक देखो, सबसे पहले लिखेंगे व्यंजक और यहां लिखेंगे y के गुणांक। तो y के गुणांक देखो बच्चों 4x माइनस 3y। यहां y का गुणांक क्या है, y का गुणांक हो जाएगा -3। दूसरा क्या है बच्चों 8 प्लस YZ। यहां y का गुणांक क्या है, y किससे गुणा हो रहा है, z से, तो y का गुणांक हो जाएगा z। तीसरा है YZ स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चों यहाँ y का गुणांक क्या है, y का गुणांक है z स्क्वायर। और लास्ट है my प्लस m। यहाँ y का गुणांक हो जाएगा m। क्या हो जाएगा बच्चों, y का गुणांक हो जाएगा m। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। तो y के गुणांक भी निकाल दिए हमने, पहले x के निकाले थे, अब y के गुणांक निकाल दिए। अब देखो आगे समान और असमान पद। बच्चों समान और असमान पदों को कैसे विभक्त किया जाता है, तो जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे हो तो वे पद समान पद कहलाते हैं। बीजीय गुणनखंड मतलब जो चर राशियां है ना, अगर वो समान है तो वे पद भी समान कहलाते हैं। जैसे बच्चों 4x और 7x दोनों के बीजीय यानी चर राशियां देखो क्या है, x है, तो ये पद भी समान पद हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं लिखूं 5x और 7x स्क्वायर, तो ये क्या दोनों समान है, एक x राशि है और एक x स्क्वायर है, तो ये समान नहीं है बच्चों, ये दोनों समान नहीं है, जबकि ये दोनों समान है। तो ध्यान रखना, जब चर राशियां समान है तो वे पद भी समान होंगे, और चर राशियां समान नहीं है तो पद भी समान नहीं होंगे। जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हो तो वे पद असमान पद कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो 2xy और 5xy दोनों की चर राशि है, देखो यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो ये समान पद हैं। और दूसरा उदाहरण देखो 2xy माइनस का 3x, तो यहाँ तो xy है, यहाँ केवल x है, तो ये असमान पद है। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया सभी के। समान चर राशियां होगी तो समान पद होंगे, असमान चर राशियां होगी तो असमान पद होंगे। अब देखो एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद कौन से होते हैं, तो बच्चों वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो वह एक पदी व्यंजक कहलाता है। यानी जिसमें केवल एक ही पद हो वह एक पदी कहलाएगा। जैसे बच्चों 7xy ये पूरा एक पद है टोटल, तो ये एक पदी है। माइनस का 5m, 3z स्क्वायर और 4, ये सभी एक पदी व्यंजक है। अब बच्चों देखो दूसरा, एक व्यंजक जिसमें दो पद हो वे असमान हो, दोनों पद भी असमान होने चाहिए। बच्चों दो पद हो लेकिन वे असमान हो तो वे क्या कहलाएंगे, द्विपद कहलाते हैं। जैसे बच्चों देखो 7x प्लस 5y ये दोनों असमान है तो ये अलग अलग हैं और ये द्विपद हो गया। अब जैसे बच्चों 7x प्लस 5x क्या ये द्विपद है, तो बच्चों अगर पद समान है, क्योंकि दोनों में चर समान है तो पद भी समान हो गए, तो ये द्विपद नहीं है, क्योंकि 7x 5x जुड़ के क्या हो जाएंगे 12x, और ये एक पदी बन जाएंगे। तो बच्चों चर भी असमान होने चाहिए, वे दोनों पद क्या होने चाहिए, असमान होंगे, तभी वह द्विपद कहलाएगा। जैसे बच्चों x प्लस वाई, m माइनस 5, mn प्लस 4m, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सभी क्या है, द्विपद हैं। एक व्यंजक जिसमें तीन पद हो त्रिपद कहलाता है। जैसे बच्चों x प्लस वाई प्लस 7, ab प्लस a प्लस b, ये क्या है, तीन पद वाले त्रिपद। और बच्चों व्यापक रूप से एक या अधिक पदों वाला व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। चार पदों वाला चतुर्पद, पंचपद, शिक्षपद, ऐसे बच्चों आगे संख्याएं चलती रहती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को, एक पद, द्विपद, त्रिपद। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 3, कारण सहित बताइए कि पदों के निम्नलिखित युग्मों में कौन से युग्म समान पदों के हैं और कौन से युग्म असमान पदों के हैं। तो बच्चों समान और असमान पद बताने हैं, तो पहला बताओ 7x और 12y समान पद है या असमान पद है। बच्चों चर संख्या देख लो,
चर क्या है x और y, तो ये क्या हो गया असमान पद, क्योंकि चर समान नहीं है, चर समान नहीं है, क्योंकि बच्चों कारण भी देना है ना, कारण सहित। तो पहले तो असमान हो गए और कारण क्या है, चर समान नहीं है। अब दूसरा देखो 15x माइनस का 21x, तो इनमें चर राशि समान है ना, दोनों की चर राशि x है, तो ये क्या हो जाएंगे समान पद, क्योंकि चर राशि समान है, चर राशि समान है। अब बच्चों तीसरा देखो इधर, तीसरा क्या है माइनस का 4ab और 7ba, क्या ये दोनों समान है? बच्चों देखो यहाँ क्या है ab, यहाँ क्या है ba, बच्चों a गुणा b बराबर होता है b गुणा a के, क्योंकि गुणा 2 को 3 से करो या 3 को 2 से करो समान मान प्राप्त होता है, तो मतलब ये दोनों मान समान है, तो ये पद भी समान है, पद समान है क्योंकि चर राशि समान है। ठीक है बच्चों, समझ गए, क्योंकि AB और BA बराबर होता है इसलिए ये दोनों पद भी समान है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी के? आगे देखो 3xy और 3x, 4 नंबर पे क्या है 3xy और 3x, क्या ये दोनों के चर राशि है? देखो यहाँ क्या है xy, यहाँ क्या है x, तो दोनों अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे असमान पद। ठीक है बच्चों, और 6xy स्क्वायर और 9x स्क्वायर y, क्या ये दोनों पद समान है? तो यहाँ चर राशि क्या है xy स्क्वायर x स्क्वायर y, दोनों समान नहीं है, इसका मतलब ये पद भी समान नहीं है, तो पद समान नहीं है, असमान पद है या पद समान नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? इसको भी लिख सकते हैं असमान पद, ये भी असमान पद है। अब देखो आगे 6 नंबर पे क्या है पी क्यू स्क्वायर और माइनस का 4 पी क्यू स्क्वायर, दोनों में चर राशियां देखो, यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे पद समान है, पद समान है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 7वां देखो mn स्क्वायर और दूसरा है 10mn, क्या ये दोनों पद समान है? चर राशियां समान नहीं है, यहाँ mn स्क्वायर है, यहाँ mn है, इसलिए ये पद समान नहीं है या असमान पद हैं, असमान पद हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? हमने प्रश्नावली 12.1 के उदाहरण 3 तक सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। बच्चों हमने क्या क्या टॉपिक किया आज? हमने चर राशियाँ पढ़ी, अचर राशियाँ पढ़ी, बीजीय व्यंजक पढ़े, बीजीय व्यंजक कैसे प्राप्त होते हैं वो पढ़ा, पेड़ आरेख के बारे में चर्चा की, और बच्चों हमने समान और असमान पदों को निकालना भी सीख लिया है। बच्चों अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 12.1। थैंक यू।